In the name of Allah, who is most merciful and beneficial, today our topic is summons. अब हम समन एंड डिस्कवरी की बात करेंगे जो कि मैं सेक्शन 27 टू 32 डिस्कस करता है इन सीपीसी 1902 1908। तो इसमें आपने ये देख लेना है कि सीपीसी के अंदर हमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। सीपीसी के अंदर मैंने आप लोगों को पहले 9 से 12 सेक्शंस बताए, फिर उसके बाद ट्रांसफर ऑफ सूट भी बताया। अब जो हमने करना है वो समन एंड डिस्कवरी है। अगर इन केस हम प्लेंटिफ जो है वो केस जो है वो इंस्टीट्यूट करवा चुका है कोर्ट के अंदर, अब ऑब्वियसली जो सेकंड पार्टी है उसे समन्स इशू करना है। समन्स इशू करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर और क्या समन होता क्या है, तो ये सब हमने आज पढ़ना है टू बिकॉज इट इज़ बेसिकली यूज टू कॉल द डिफेंडेंट। तो देखते हैं कि हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। दिस चैप्टर डील्स विद हाउ द डिफेंडेंट इज नोटिफाइड, कैसे आपने डिफेंडेंट को नोटिफाई करना है। समन टू अपीयर एंड आंसर अ सूट, अपीयर हो कोर्ट में और आंसर दे सूट का। एंड हाउ द कोर्ट में कंप्लीट अटेंडेंस, और जो कोर्ट होती है वो कंप्लीट अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस, और विटनेस की जो हाजिरी है उसे यकीनी बनाती है। और रिक्वायर्स डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स, और रिक्वायर कर सकते हैं किसी भी फैक्ट को और डॉक्यूमेंट्स को। इम्पोज पेनल्टीज फॉर द डिफॉल्ट, इन केस अगर वो डिफ़ॉल्ट करते हैं तो कोर्ट के पास ये पावर है कि वो इन डिफ़ॉल्ट की सूरत में उसे पेनल्टी भी इम्पोज कर सकती है। जो हमारी कोर्ट है उसके पास ये पावर होती है कि वो समन इशू करे टू कॉल द डिफेंडेंट। इन केस अगर वो नहीं आता तो वो पेनल्टी भी इम्पोज कर सकती है इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो विटनेस को भी रिक्वायर्ड कर सकती है, फैक्ट्स के बारे में भी वो बात कर सकती है, किसी भी फैक्ट को जान सकती है। तो ये 37 से 32 तक हमने ये बातें करनी है। तो ये कुछ सब बातों का कहने की बेसिक है, निचोड़ है इसका कि आपने क्या क्या पढ़ना है। 27 टू 32 आपने पढ़ना है कि नोटिफिकेशन समन क्या होता है और किसे दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, और इन केस अगर उसको नहीं फुलफिल किया जाता, अगर वो पीरियड नहीं होता डिफेंडेंट, तो उसको पेनल्टी भी इम्पोज की जाती है। ये हमने 27 से 32 तक की बातों को डिस्कस करना है। तो देख लेते हैं कि 27 में क्या है। समन टू डिफेंडेंट्स, समन किसे भेजा जाता है, डिफेंडेंट्स को, या तो डिफेंडेंट होगा या डिफेंडेंट्स होंगे, वन टू और मोर दैट इज कॉल्ड डिफेंडेंट्स, वन पर्सन दैट इज डिफेंडेंट। आगे है वेयर अ सूट हैज़ बीन डूली इंस्टीट्यूटेड, जब कोई सूट इंस्टीट्यूट करवा दिया जाता है मुकम्मल तौर पर। आ समन्स में भी इशूड, जो समन्स होते हैं वो इशू किए जाते हैं टू द डिफेंडेंट टू अपीयर, अपीयर होने के लिए कि वो कोर्ट में आए, एंड आंसर द क्लेम, और जो क्लेम किया जा रहा है उस पर जवाब दें। एंड दे मे बी सर्व्ड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड, और उसके अलावा भी से कुछ भी रिक्वायर्ड किया जा सकता है ड्यूरिंग समन। अच्छा, तो आगे है मीनिंग एंड पर्पस, का पर्पस क्या है। आफ्टर अ प्लेंट इज फाइल्ड, एक प्लेंट के फाइल हो जाने के बाद द कोर्ट इशूज अ समन, कोर्ट क्या करती है, इशूज एक समन इशू करती है। और उसके अलावा एन ऑफिशियल रिटर्न नोटिस, ये एक ऑफिशियल रिटर्न नोटिस है। क्या है ये, एक रिटर्न नोटिस है टू डिफेंडेंट, जो कि डिफेंडेंट के लिए है। दिस पर्पज इज टू गिव द डिफेंडेंट नॉलेज, के नॉलेज को आ जाए, डिफेंडेंट को नॉलेज में आ जाए कि सूट के नॉलेज इसको पता हो कि मेरे अगेंस्ट जो है सूट इंस्टीट्यूट करवा दिया गया है। एंड एन अपॉर्चुनिटी टू अपीयर, उसके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो अपीयर हो एंड कंटेस्टेड, उससे कॉन्टेस्ट करे। अगर ऐसा नहीं करता तो फिर जो पार्टी के जो पार्टी ने इंस्टीट्यूट करवाया है उसके हक में फैसला आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि अगर वो डिफॉल्ट ही नहीं कर रहा है, अगर उसका कोई कसूर ही नहीं है, फिर वो क्यों छुप रहा है। अगर वो छुप रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है। तो वो कोर्ट क्या करती है, वन पार्टी डिग्री पास कर देती है, और फिर जो पार्टी होती है वो आंसरेबल हो जाती है बिफोर द कोर्ट के डिफेंडेंट। तो इन केस अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ, आपको लगता ही नहीं बल्कि आपको पता लग ही गया है कि आपका जो कोई सा इंस्टीट्यूट करवा दिया गया है, तो आपको चाहिए कि आप अपीयर हों, उसका पूरी तरीके से कॉन्टेस्ट करें कि किस लिए करवाया गया, आपकी क्या रीजंस थी, आप सब कुछ अपनी रिटन स्टेटमेंट सबमिट करवाएं। तो सर्विस मस्ट बी फॉलो द डिटेल्स प्रोसीजर लेड डाउन इन सर्वर ऑर्डर 5 रूल 130। तो इन सब के रूल्स बयान किए हैं, 1 से 30 तक इसके रूल्स हैं, और ऑर्डर 5 इसको बयान करता है कि आपने किस तरीके से क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना है टू सेंड द समन टू द डिफेंडेंट। आगे 28 क्या कहता है, सर्विस ऑफ द समन वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स इन अदर प्रोविंसेस। आगे अब ये बता रहा है कि a summon may be sent to service in other provinces such court and such manner as may be prescribed by the force in the
प्रोविंस। यानी कि अगर एक समन है वो है आपकी सिंध में, सिंध से समन आता है पंजाब में, तो पंजाब ने सेम उसी तरह डील करना है जैसे पंजाब ने नोटिस किया है टू द डिफेंडेंट। समझ आइए, नो डाउट कि वो समन आया है टू द अनदर कोर्ट यानी कि सिंध से। अगर वो सिंध से आया है तो हमारी जो पंजाब कोर्ट है वो ऐसी डील उसने नोटिस ऐसे भेजना है जैसे कि उसने खुद भेजा है, पंजाब की कोर्ट ने भेजा है, ना कि सिंध ने भेजा है। तो इफ़ द डिफेंडेंट लीव्स आउटसाइड द प्रोविंस, अगर वो सूबे से बाहर रहता है, वे द सूट वाज फाइल्ड, जहाँ सूट फाइल किया गया था, द समन इज इन ट्रांसमिटेड टू अप्रोप्रिएट कोर्ट इन द अदर प्रोविंस फॉर द सर्विस देयर, कि अदर कोर्ट को भेज दिया जाता है कि वो इस डिफेंडर तक पहुंचा दे। तो वो उसने ऐसे पहुंचाना है जैसे वो कोर्ट खुद बुला रही है, और जाना तो उसने सिंध से बाहर, समन उसको उधर आया तो उसने वही जाना है। वो अलग बात है वो ट्रांसफ़र करे, वो तो एक एप्लीकेशन बुक करनी होती है ना, वो तो अलग प्रोसीजर 22 के जो पहले पढ़ चुके हैं। तो ये बात हो रही है कि अभी समन की, कि अगर समन प्रोविंस डिफरेंट है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के, प्लेंटिफ ने जो है वो केस इंस्टीट्यूट करवाया सिंध में, तो उसका जो डिफेंडेंट है वो तो पंजाब में रिसाइड कर रहा है, तो पंजाब में वो जो कोर्ट है उसको कॉम्पिटेंट कोर्ट को कहेगी, जो भी कोर्ट वहाँ वर्क कर रही है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, जो भी है वहाँ पे कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, उसे भेजेगी कि इस कोर्ट को समन को ऐसे भेजे जैसे ही उसने खुद भेजा है। तो आगे क्या, सर्विस ऑफ द फॉरेन समन्स 29 बताता है कि समन्स ऑफ द अदर प्रोसेस इशूड बाय एनी सिविल रेवेन्यू कोर्ट आउटसाइड इन पाकिस्तान मे बी सेंट टू द कोर्ट्स विद इन पाकिस्तान फॉर सर्विस एंड दे विल बी सर्व्ड एज इफ इशूड बाय द पाकिस्तानी कोर्ट्स सब्जेक्ट टू द रेसिप्रोसिटी एंड द गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस। ये बात हो रही है जैसे दूसरे सूबे की अदालत भेजेगी, इस तरह अगर आउट ऑफ कंट्री यानी कि फॉरेन से कोई भी नोटिस कोई भी किसी पर्टिकुलर को आता है तो वो ऑब्वियसली उसके घर तो नहीं पहुंचा सके एड्रेस का पता, तो वो पाकिस्तान के अंदर जो कोर्ट है उसको भेजेगी कि उस वो पाकिस्तान कोर्ट जो है वो आगे उसको डिफेंडेंट को भेजेगी। प्रोवाइड्स फॉर द इंटरनेशनल जुडिशियल कॉपरेशन इन सेविंग समन्स बिटवीन पाकिस्तान एंड अदर रिसेप्टिंग टेरिटरीज। ये बात हो रही है कि इन कॉर्पोरेशन के सेंटर में ये होता है कि अगर आपको कोई बिजनेस में किसी वजह से कोई नोटिफिकेशन आता है वो पाकिस्तान की अदालत में आ जाएगा, उसके बाद उसे इशू कर दिया जाएगा टू द डिफेंडेंट। अब 30 क्या कहता है, 30 बताता है पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड द लाइक। क्या कहता है कि अगर पावर है ऑर्डर टू डिस्कवरी एंड लाइक, द कोर्ट में एनी टाइम इन मोशन ऑन द पार्टी ऑन एप्लीकेशंस। क्या करती है कोर्ट, किसी भी टाइम इशू कर सकती है समन को अपनी मर्जी से, ऑन मोशन या तो खुद या फिर ऑन द पार्टी एप्लीकेशन, जब पार्टी कोई एप्लीकेशन देती है उसकी बिना पर वो इशू कर सकती है समन को। आगे है ऑर्डर टू डिलीवर एंड आंसरिंग टू द इंटरोगेटर्स एडमिशंस फॉर द डॉक्यूमेंट्स फैक्ट्स डिस्कवरीज इंस्पेक्शंस प्रोडक्शंस इंपोर्टिंग रिटर्न ऑफ द डॉक्यूमेंट्स और अदर मटेरियल्स ऑब्जेक्ट्स। यानी किसी भी पर्पज़ के लिए इशू हो सकता है, या तो आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है, एडमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट करना है, फैक्ट को जानना है, डिस्कवरी करनी है, इंस्पेक्शन करनी है, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है, फैक्ट्स के बारे में जानना है, तो आपने क्या करना है, समन इशू करना है। इशू समन्स टू पर्सन हु अटेंडेंस इज रिक्वायर्ड, उस पर्सन को देना है जिसकी अटेंडेंस आपको रिक्वायर्ड है, किसी अदर पर्सन को नहीं देना। टू गिव एविडेंस और प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, आपको एविडेंस के लिए या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट के लिए आपको किसी पर्सन से कुछ चाहिए, कोई एविडेंस चाहिए, कोई विटनेस चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आपने उस पर्सन को इशू करना है जो रिक्वायर्ड है, किसी अदर पर्सन को नहीं कर देना। भाई आपको ए रिक्वायर्ड है बी को करना, ऐसे नहीं होता, ये लॉजिक सी बात है। तो उसी को करना है जिसकी आपको एविडेंस चाहिए और जिसकी आपको विटनेस चाहिए, जिसका कोई प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट चाहिए आपको जो उसके पास है। और मे बी एनी फैक्ट और टू बी प्रूव एफिडेविट, और कोई भी ऐसी फैक्ट जो कि जिसके लिए एफिडेविट रिक्वायर्ड है, एफिडेविट के लिए भी वो कर सकती है, फैक्ट को जानने के लिए एफिडेविट भी ले सकती है, कोर्ट के पास ये भी पावर है। आगे एसेट्स टू है गिव कोर्ट पावर टू कंपेल डिस्क्लोज ऑफ फैक्ट्स। वो कहता है कि कोर्ट को पावर करता है कि वो कंपेल करे ऑफ द डिस्क्लोज एविडेंस नेसेसरी फॉर अ फेयर ट्रायल, जो भी एक फेयर ट्रायल के लिए ज़रूरी है। डिस्कवरी मीन्स, डिस्कवरी का मतलब ये होता है कि रिवीलिंग इंफॉर्मेशन, हर वो इंफॉर्मेशन मालूमात इकट्ठी करें और डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स रेलिवेंट टू द केस, जो कि रेलिवेंट है केस से। कोई भी ये ना कहेगा कोई पर्सनल है, पर्सनल कुछ नहीं होता, जो भी एलिमेंट केस से वो सबको कलेक्ट करे, डिस्कवर करवाए
तो फिर कोई डिसीजन दे। विदाउट डिस्कवरी द कोर्ट कैन नॉट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट द डिफेंडेंट, सो अगेंस्ट एनी प्लेंटिव। तो उसको कम्प्लीटली डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, कंप्लीट एविडेंस की ज़रूरत होती है टू डिसाइड एनी केस। इंटेरोगेटरीज का मतलब होता है रिटन क्वेश्चन, जो सवाल पूछा जाता है वन पार्टी टू सर्व टू द अदर आंसर अंडर ओथ। और उसके बाद जो दूसरी पार्टी से क्वेश्चन पूछा जाता है उसके अंदर यानी कि जो से ओथ ली जाती है कि आपने जो भी जवाब देना है सही देना है। और उसके अलावा जो अदर पार्टी होती है जो रिटर्न क्वेश्चन से पूछा जाता है वन पार्टी के बारे में कि आपने इसके साथ ऐसी जाती अनफेयरनेस क्यों की, तो फिर वो आंसर देती है अंडर ओथ कि मैंने ये जो कहूँगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी ऐसा ऐसा। तो वो बताता है कि मैंने क्यों की। तो आगे समन ऑफ विटनेस। अब बात हो रही है, ये तो हमने फैक्ट्स की बात कर ली, डॉक्यूमेंट्स की बात कर ली, डिफेंडेंट की बात कर ली, कोर्ट करेगी कैसे करेगी जो भी करेगी व्हाटएवर। अब अगर आपको रिक्वायर्ड है विटनेसेस को भी आपने समन इशू करना है। बात क्या हो रही है, आप तो डिफेंडेंट तक तो बात ठीक थी कि आपने डिफेंडेंट को इन्फॉर्म करना है, डिफेंडेंट को नॉलेज देना है, डिफेंडेंट को बात सुननी है, डिफेंडेंट को रिटर्न क्वेश्चंस बताने हैं, उसने उसका जवाब दिया, तो बात ठीक थी, तब तक तो ठीक था। अब आपको रिक्वायर्ड है विटनेसेस। आपको कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड था, आपको कोई फैक्ट रिक्वायर्ड था, आपने डिफेंडेंट को कहा और वो आया, उसने ये कॉन्टेस्ट किया। अगर वो टेस्ट नहीं करेगा तो वो पेनल्टी के रिक्वायर्ड है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं डिफेंडेंट की। डिफेंडेंट आया, उसने आंसर दिया, आंसर देगा, अंडर ओथ देगा। अब हम चाहिए विटनेसेस। उसने हमें ओथ भी दे दिया, हमें फिर भी विटनेस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, द प्रोविजन सेक्शन 27, 28, 29 अप्लाई आल्सो समन्स टू गिव द एविडेंस टू प्रोड्यूस प्रो डॉक्यूमेंट्स और मटेरियल सब्जेक्ट्स। तो फिर वो क्या करेगी, डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस की फॉर्म में इसी तरह जिस तरह 29, 28 को फॉलो करते हुए समन्स इशू करेगी टू द विटनेसेस। द सेम प्रोसीजर फॉर द सर्विसेज ऑफ समन ऑन द डिफेंडेंट अप्लाइज टू द विटनेस एज वेल। जैसे ही आपने ये प्रोसीजर अडॉप्ट किया 28, 27, 29 यानी कि डिफेंडेंट के लिए जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया डॉक्यूमेंट्स के लिए डिफेंडेंट को कॉल करने के लिए, वही उसने प्रोसीजर अडॉप्ट करना है विटनेसेस को कॉल करने के लिए। अब 32 पे आ जाती है, ठीक है, उसने विटनेसेस को बुलाया, जिसको भी बुलाया, अगर वो नहीं आती, अगर वो डिफॉल्ट करते हैं तो इन केस उन पर पेनल्टी इम्पोज होती है। और पेनल्टी इम्पोज कैसे होती है बताती हूँ, एक मिनट, बहुत लेंथी टॉपिक है आपका ये। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी पेनल्टी इम्पोज। ऑर्डर 5 है ना, वो मैं बताती हूँ आगे क्या है वो। The court may compel the attendance and the person to whom summons has been issued, जिस पर्सन को इशू किया जाता है, who fails to appear, जो नहीं सामने आता, जो नहीं अपीयर होता कोर्ट में, तो वो क्या करते हैं, उसे पेनल्टी इम्पोज होती है। इसके लिए इशू ऑफ वारंट टू अरेस्ट, इसमें ये होता है कि उसको वारंट इशू कर दिया जाता है अरेस्ट करने का। अगर वो खुद ब खुद इज्जत से नहीं आता तो उससे वारंट के जरिए बुलाया जाता है टू अपीयर इन द कोर्ट। आगे है अटैचिंग एनी सेलिंग इस प्रॉपर्टीज की प्रॉपर्टी को अटैच करके इसको सेल भी किया जा सकता है बाय द गवर्नमेंट। इम्पोजिंग फाइन भी इम्पोज कर दिया जाता है। उसके बाद रिक्वायर्ड सिक्योरिटी फॉर अपीयरेंस एंड डिफॉल्ट कमिटिंग एनी प्रिजन, इवन दैट इसको क्या कर दिया जाता है, इसकी सिक्योरिटी के लिए डिफॉल्ट की जरूरत में प्लेंटिफ की सिक्योरिटी के लिए इसे प्रिजन भी हो जाती है, यानी कि 1-2 साल की सजा भी हो जाती है। ये भी कोर्ट के पास पावर है कि वो अगर पीए नहीं होता, छुप रहा है, तो उसको राइट है कि वो प्रिजन भी दे सकती है। इंश्योर कंप्लायंस विद कोर्ट प्रोसेस, ये प्रोसेस किया जाता है कोर्ट प्रोसेस कंप्लायंस को करने के लिए प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता है। अ पर्सन हु इग्नोर्स अ लॉफुल समन्स कैन बी पनिश्ड, और जो पर्सन समन्स को इशू करता है, इग्नोर करता है, तो उसके लिए पनिश दी जाती है कि उसको प्रेजेंट कर दिया जाता है, उससे फाइन इम्पोज कर दिया जाता है, उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर दी जाती है, उसको वारंट इशू कर दिया जाता है अरेस्ट का। ये इसके बारे में आपको बताया गया है कि इनकेस अगर वो नहीं आता तो उसके पास क्या पेनल्टी इम्पोज की जाएगी। अब ऑर्डर 5 हमने पहले कहा था कि हमने ऑर्डर 5 को डिस्कस करना है, तो इसको हम पढ़ते हैं। ऑर्डर 5 के अंदर क्या बात हो रही है। ऑर्डर 5 कह रहा है कि व्हेन अ सूट हैज़ बीन डूली इंस्टीट्यूटेड, जब एक सूट को कम्प्लीटली तौर पर इंस्टीट्यूट कर दिया जाता है, मे बी इशू टू द डिफेंडेंट को अपीयर इन द कोर्ट टू देयर इन द स्पेसिफाइड, जिस लिमिट में से कहा गया है तो उसको वहाँ अपीयर होना होता है। इसी समय लग गई आपको। अब मैं ऑर्डर 5 को लेकर आपको जा रही हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो मुझे लगता है इसको हम कल के लिए छोड़ दें, कल की वीडियो के लिए, क्योंकि ऑर्डर के लिए हम स्पेशल सेपरेट सी वीडियो बना देंगे। लेकिन आज जो हमने समन पे वीडियो बनाई है ना,
समन सेक्शंस में वीडियो बनाई है 27 to 32 समन से डील करता है। तो आपने इसको पढ़ लेना है कि क्या है ये, कैसे समन आता है, कितनी टाइप्स का होता है और कैसे इशू किया जाता है, पब्लिश कर दिया जाता है। इन केस अगर वो नहीं आता, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसकी उसके दरवाजे के बाहर लगा दी जाती है कि ये पर्सन रिक्वायर्ड है। तो फिर वो उसको बुलाया जाता है बाय समन। तो उसके अलावा फॉरेन संबंध का आपको बताया है या फिर अदर कोड का बताया, प्रोविंस में है तो कोड ने क्यों बताया, उसने दूसरी प्रोविंस कोर्ट को भेजना है सेम मैसेज जैसे वो केस उसका सुन रही है, उसको डील कर रही है, लेकिन वो केस जो है वो अदर कोर्ट के पास चल रहा है। तो बात ये हो रही थी। तो ऑर्डर 5 को हम नेक्स्ट पढ़ लें फिर बाद में, ठीक है। तो ये तो बहुत लेंथी है, आप लोग परेशान हो जाओगे इतना समन पढ़ के। अभी आप बेसिकों को समन को पढ़ रहे हैं तो ऑर्डर 5 के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें आपको सब कुछ इन डिटेल बता दूंगी। तो एक समन क्या होता है, सही है। तो बेसिक आपने इतना याद रखना है कि समन इशू किया जाता है इसकी डिस्कवरी के लिए, इस पर डिफ़ॉल्ट की सूरत में उसको पनिश भी किया जाता है और उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर दी जाती है और उसके अलावा फाइन कर दिया जाता है और उसके अलावा उसको अरेस्ट कर लिया जाता है और उसको प्रिजन कर दी जाती है। केस की ज़रूरत में उसको सज़ा भी हो जाती है, कुछ साल के लिए उसको कैद हो जाती है। वो कोर्ट डिसाइड करती है ना अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस कि कितनी सज़ा करनी है ना हाजिर की सूरत में। तो अब आप लोगों ने इतना समझ लिया है तो यही बहुत है मेरे लिए। मुझे नहीं लगता कि अब कोई कमी रह गई होगी। अब देखिए ना कि एक पार्टी है, एक पार्टी ने ए पार्टी ने बी पार्टी पे केस कर दिया है। अब बी पार्टी जो है वो छुप रही है, उसको समन्स कोर्ट भेज रही है, बार बार वो नहीं आ रहा। कोर्ट दोनों में से एक काम करती है, कोर्ट को पता है कि मैंने तो डिसीजन देना है, या तो उसने वन पार्टी डिसीजन दे देना, उसके अगेंस्ट आ जाना है, तो फिर दूसरा पर्सन तो चला गया, किसी काम का नहीं रहा, उसको तो लॉस हो गया क्योंकि डिग्री उसके हक में आ गई, उसकी फेवर में आ गई है। जब डिग्री उसके फेवर में आ गई तो दूसरा पर्सन तो फिर देखेगा कि मैं ये तो गलत हो गया, या तो अपील फाइल करेगा, कुछ भी करेगा, वो बात की बात है। लेकिन उसको पता तो लग गया ना कि उसकी फेवर में आई है। और अगर वो या तो ये हो गया, अगर पता है कि उसको समन्स आ रहे हैं, पता है उसको कोर्ट बुला रही है, उसका केस इंस्टीट्यूट कर दिया गया है, फिर भी वो नहीं आ रहा, तो फिर कोर्ट के पास यही डिसीजन है कि वो क्या करती है, उसको कोर्ट को भी इस बात का पता है कि उसके समन रिसीव हो रहे हैं, उसको नॉलेज है इस बात का, फिर भी वो जानबूझ के नहीं आ रहा। तो कोर्ट क्या करती है, ऑब्वियसली हम पढ़ा था ना पहले ट्रांसफर प्रॉपर्टी के, जहाँ वो डिसाइड करता है वहाँ पे आप लोगों ने देनी है, वहाँ पे आप लोगों ने अपना केस फाइल करवाना है जहाँ उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, जहाँ वो टेरिटरी जहाँ वो रहता है, जहाँ उसकी रेजिडेंशियल है। तो आपने उसको कम्प्लीटली गाइड किया हुआ है, फिर भी कोर्ट को पता नहीं आता, फिर डिफ़ॉल्ट की सूरत में वो प्रॉपर्टी को अटैच करती है, उसको सज़ा भी करती है, उसको फ़ाइन भी लगा देती है, उसको प्रिजन भी दे देती है, उसको अरेस्ट का वारंट भी इशू कर, कोर्ट को पता है, उसको समझ जा रहे हैं, उसकी रेजिडेंशियल उधर है, उसको नॉलेज है, फिर भी वो नहीं आ रहा। तो कोर्ट ये भी सर्कमस्टांसेस देखती है कि क्या वजह है कि क्यों क्यों इस केस को आगे बढ़ाया जा रहा। तो कोई हमेशा कोर्ट की डिसीजन ये होता है कि समझ इशू करने का मकसद ये होता है किसी भी तरीके से जो डिफेंडेंट है वो यहाँ कोर्ट में अपीयर हो, अपने जो केस है उसे कॉन्टेस्ट करे, अगर नहीं करता या तो वन पार्टी डिग्री को भुगते, अगर नहीं भुगत सकता वो तो बात की बात है ना कि वो वन पार्टी डिग्री देगी, अदरवाइज वो पहले ही उसकी कोशिश ये होती है कि सेकंड पार्टी आए तो फिर वो डिसीजन दे, जैसे कि हमारा रूल है ओडी अल्ट्रम पैटम हियर बोथ पार्टीज बिफोर डिसाइडिंग एनी केस। तो ये समझ इसीलिए इशू किया जाता है कि आपने स्टोर को फॉलो करना है कि ओडी अल्ट्रम पैटम हियर बोथ पार्टीज बिफोर डिसाइडिंग एनी केस। जब भी आप कोई केस फाइल कर रहे होते हैं तो आपने इस मैगजीन को याद रखना है कि आपने एक तरफा फैसला नहीं कर देना, एक पार्टी को सुन के दूसरी पार्टी को भी सुनना है कि उसकी उसकी तरफ से भी कोई फॉल्ट हुआ है कि सिर्फ वन पार्टी फॉल्ट पे है। तो इस वजह से कोर्ट की हमेशा फर्स्ट कोशिश होती है वो ये होती है कि समन इशू करे, दूसरी पार्टी को नॉलेज दे और उसको बताए कि आपको ये इशू है उस आपकी इस पार्टी को, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे। अगर वो नहीं आता जो भी है वो तो फिर कोर्ट बाद में डिसाइड करेगी क्या पेनल्टी इम्पोज करनी है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी अटैम्प्ट ये होती है किसी भी तरीके से जो हमारा डिफेंडेंट है वो कोर्ट में अपीयर हो। ना होने की सूरत में उसको पता लग जाए अगर कोर्ट को क्या उसको समझ आ रहे वो नहीं आ रहा, तो फिर वो क्या करती है,
पेनल्टी इम्पोज कर देती है उसको डिस्कवरी के लिए कि डिस्कवर करके लो, अरेस्ट करो, उसे प्रिजन करो, उसको अलावा फाइन करो, पेनल्टीज इम्पोज करो, उसको यानी कि सज़ा मिल जाती है। फिर अगर कोर्ट को इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि उसको समन्स इशू हो रहे हैं लेकिन फिर भी वो अपीयर नहीं हो रहा, तो इसलिए कहते हैं कि जब भी वो कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो आपने लाजमी उसे कॉन्टेस्ट करना है। इंस्टीट्यूट हुआ है तो कुछ इशू की वजह से हुआ है, ऑब्वियसली वन पार्टी को इशू होता है, दूसरी पार्टी को भी इशू होता है, तो आपने उसको रिटन स्टेटमेंट पर उसका जवाब लाजमी देना है। ये से भागना नहीं है, नहीं तो आपको पेनल्टी इम्पोज कर दी जाती है। तो आज के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्डर 5 को डिस्कस डिटेल करेंगे। सही है, तो ये बहुत बड़ा है, तो मैं चाहती कि आपके सेक्शंस या ऑर्डर मिक्स हो जाएं, तो हम ऑर्डर को सेपरेट डिस्कस कर लेंगे। और सेक्शंस 27 to 32 मैंने आपको पढ़ा दिया है कि क्या होता है, समझ के बारे में है, समझ कैसे इशू किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।